बर्नी इसके बारे में विस्तार देता है। बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन का साम्राज्य 11 प्रांतों में बटा हुआ था। जैसे गुजरात का सूबेदार कौन था? अलप खां। मुल्तान या सिविस्तान का ताजुल मुल्क काफूरी। दीपालपुर या लाहौर का गाजी मलिक तुगलक। इसके नीचे ही है समाना और सुनाम, मलिक नायक अखूर बेग मेसरा। धार और उज्जैन, आइनुल मुल्क मुल्तानी। झायन, फखरुल मुल्क। चित्तौड़, मलिक मोहम्मद। चंदेरी या इराज, मलिक तमर। बदायूं, कोयल या कर्क, मलिक दीनार। अवध, मलिक तिगिन। कड़ा, मलिक नसरुद्दीन सुतलिया। और दोआब, अलीगढ़, बरन, मेरठ, अमरोहा, अफगानपुर, कबर को खालसा के अंतर्गत रखा गया। खालसा जो कि सुल्तान के डायरेक्ट पोजीशन में थे। विशाक्षी। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख विभाग थे जो इसके प्रशासन को संचालित करते थे। एक दीवाने वजारत, वित्त विभाग था और वजीर के अधीन था। इसका काम था राजस्व वसूलना। इसके साथ साथ ये शाही सेना का नेतृत्व भी करता था। दीवाने वजारत सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर है और इसका अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी था वजीर। तो उस समय वजीर था अलाउद्दीन के टाइम में ख्वाजा खातिर। ये प्रशासक तो था लेकिन योद्धा नहीं था, तो फिर इसको हटा करके दूसरे वजीर को बनाया गया, नुसरत खान। लेकिन ये योद्धा था लेकिन प्रशासक नहीं था, इसने भ्रष्टाचार किया, धन हड़प लिया। फिर मलिक काफूर को वजीर बना दिया गया। तो दीवानी वजारत में 3 डिपार्टमेंट एक साथ अलाउद्दीन खिलजी ने जोड़ दिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट तो था वित्त यानी फाइनेंस, दूसरा था प्रशासन यानी गवर्नेंस, और तीसरा था सेना। इन तीनों को एक कर दिया इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों का उद्देश्य कम खर्च में बड़ी सेना रखना था। बड़ी सेना उसके साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हुई। हरिओम। दूसरा डिपार्टमेंट है दीवान ए आरिज। आरिज यानी ये भी सैन्य विभाग ही था और इसका हेड है आरिज ए मुमालिक।
ये कोई सेनापति नहीं था, मिलिट्री कमांडर नहीं था ये, बल्कि सेना के नेतृत्व देने के अलावा बहुत सारे काम करता था। कौन-कौन से? जैसे सेना की भर्ती करना, वेतन, साज-सज्जा, इंस्पेक्शन, निरीक्षण, और चूँकि मैनेजमेंट का काम यही सँभालता था, तो सेनापति के साथ युद्ध में जाता था। हाँ जी, धोनी जी, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद क्लास में आए। तो अलाउद्दीन बड़ा ही टेंडर था, सहृदय था अपने सेनाओं के लिए। और इसके समय में आरिज़ मलिक मोहम्मद सिरंजुद्दीन थे। आदित्य रिजल्ट कितना परसेंटाइल रहा? और इसका सहयोगी था ख्वाजा हाजी। परसेंटाइल कितना है आपका? तो ये दूसरा डिपार्टमेंट है। तीसरा डिपार्टमेंट है दीवान ए इंशा। कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। अभी तो आपका एमए भी तो नहीं क्लियर हुआ है, एमए भी तो आपका चल रहा ना। टैलेंटेड लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो रट नहीं पाते, रट्टाफिकेशन उनको नहीं आता। थोड़ा रटो, 2-2 3-3 डेट वेट रटो डेली। दीवान ए इंशा सचिव का काम, सेक्रेटरी, शाही सचिव। 44 नंबर अच्छे नहीं, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। पेपर 1 तुम आती नहीं, आज 12 बजे वाली क्लास में आई थी, नहीं आई थी? पेपर 1 की क्लास 12 बजे हुई थी। इसका प्रधान है दीवान ए मुमालिक। इसको दबीर ए मुमालिक भी कहते थे। इसका कार्य क्या है? शाही पत्र व्यवहार। आदेश और फैसलों का रिकॉर्ड रखना सुरक्षित। तो इसका हेड तो था दबीर ए मुमालिक, लेकिन इसके पास बहुत सारे सचिव होते थे। इन सचिवों को कहते थे दबीर। चल छुट्टी। अरे कोई बात नहीं, हर 6 महीने का मेला है, इसमें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। ओह, क्या हो गया उनको? इतनी कम उम्र में कैसे? दबीर बेसिकली सचिव कहलाते थे, यानी सचिव जो दबीर कहलाते थे। एक किताब है जो इस डिपार्टमेंट के बारे में बड़ा डिटेल में सूचना देती है, इंसाए माहरू। इंसाए माहरू के रचयिता कोई बता सकता है कौन है? ओके पूजा, वेरी गुड। आइनुल मुल्क, सुहानी एंड पूजा। इसमें दीवानी इंसा के बारे में बड़ा डिटेल में मिलता है। तो ये दूसरा प्रसिद्ध डिपार्टमेंट, ये सब इसके पहले थे नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के पहले दिल्ली सल्तनत में इनका अस्तित्व नहीं था। ये पहली बार मैनेजमेंट के लेवल पे, सिस्टम के लेवल पे अलाउद्दीन खिलजी ने इसको एस्टेब्लिश किया। तीसरा डिपार्टमेंट है दीवानी रसालत। ये फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री थी, विदेश विभाग। पेपर 1 में 73 परसेंटाइल आपका बहुत ही कम है, और इतिहास में 97 परसेंटाइल फिर भी ठीक है। मैं इसलिए कह रहा था कि आप पेपर 1 किसी और की देखते हो,
तो मुझे लगा कि थोड़ा बेटर होना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट बेटर। मेरे पेपर 1 की क्लास में आपके पदचिन्ह पढ़े ही नहीं आज तक, तो उस हिसाब से ये भी 90+ होता तो संतोषजनक कहा जा सकता था। 73 से बहुत बुरा है। खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट एंड डोंट बी होपलेस फॉर दैट। कीप ट्राइंग, और जून में यू विल गेट गुड रिजल्ट, यू विल गेट सेलेक्टेड। स्कोर कार्ड अभी आया कहाँ? ये भाई परसेंटाइल वाला ही साइंस वालों का डिपार्टमेंट है जी। मैं देखो परसेंटाइल ना निकालो, ये देखो कि सेलेक्ट हुए कि ना हुए, सीधी बात। सेलेक्ट नहीं हुए तो और कोशिश करो। क्या करोगे परसेंटाइल निकाल के? एक फरहत हीना ने तो हाहाकार मचा रखा है, कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसमें उसकी फोटो नहीं छपी। फेसबुक, उर्दू, फारसी, जितनी भी राजा राम मोहन राय को भाषाएं आती थी, सभी भाषाओं में उसका फोटो छप चुका है। कोई बात नहीं रंजिनी, डोंट वरी, जिनका नहीं हुआ उनका हो जाएगा। बस बी रेगुलर इन माय क्लास, और फिर देख लो। अगर आप रेगुलर हो क्लास में और नहीं हुआ, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। नेट में ही हिला के रखा है। जेआरएफ होता तो यूक्रेन पे हमला बोल चुकी होती अब तक। रूस की जरूरत ही नहीं पड़ती। हेलो त्र्यंबक। अभिलाषा का तो काबिल तारीफ है, नो डाउट। एक प्रथम जो मेरी क्लास में हमेशा अंतिम में आता था और उसने 100% डायल लिया है। प्रथम, उसका नाम था प्रथम, प्रथम आया अभी। सुहानी तुम्हारा नेट हो गया ना? तुम्हारा तो पीएचडी में भी हो गया, नेट भी हो गया। दीवाने रसालत या विदेश विभाग है। विदेश विभाग का कार्य क्या है? विदेश जाने वाले आने वाले राजदूतों से संपर्क करना, विदेशों से पत्राचार करना। तो साम्राज्य अलाउद्दीन को फैलाना था, तो ये विभाग अलाउद्दीन ने अपने ही अधीन रखा था। नेट होना कितनी बड़ी बात है इसका अंदाजा आपको नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जीआरएफ अगर ना भी हो तो नेट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। जिनका भी नेट हुआ है, दे शुड फील रियली प्राउड। दिस इज ऑल ओवर इंडिया एग्जाम। हजारों एपीआर होते हैं, 100-200 का होता है, ठीक है। जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, वैसे ही नेट का भी एग्जाम होता है। नेट का एग्जाम इज टफर देन, हार्डर देन यूपीएससी। नया परसेंटाइल कैसे निकाला गया? अगर आपका सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किया होगा तो उसमें नीचे फार्मूला दिया होगा। प्रथम काल इंडिया रैंक है। तो एक है दीवाने रसालत और एक है दीवाने रियासत। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है। ये जो दीवाने रियासत है, इसकी भी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने खुद की थी, और इसका कार्य था बाजार व्यापारियों पर नियंत्रण। सभी कभी झूठ नहीं बोलती। अलाउद्दीन के किस विभाग का काम राजस्व वसूलना था? दीवाने विजारत, दीवाने आरिज, दीवाने इंसा, दीवाने रसालत। निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन ने की थी? दीवाने विजारत, आरिज, इंसा और रसालत।
ये पोल क्यों नहीं आता है? भाई अभी अभी ना बताया तुमको दीवानी रसालत विदेश विभाग है, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, फिर भी गलत लगा रहे हो। जून में क्या करोगे? 100 में 100 रिजल्ट होना चाहिए। पत्राचार और शाही आदेश से संबंधित विभाग कौन सा है? दीवाने विजारत, आरिज, इंशा और रसालत। इसीलिए सब क्वेश्चन डाला कि देखें कितने अटेंटिवली आप सुन रहे हैं चीजों को। दीवाने इंशा, ये शाही आदेश से संबंधित विभाग। इसके बाद हम बात करेंगे न्याय व्यवस्था की। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी तो स्वयं सुल्तान है, लेकिन सुल्तान के बाद इसकी जिम्मेदारी है काजी उल कुजात की। काजी उल कुजात के अंतर्गत नायब काजी और अदल, ये न्याय के अधिकारी होते थे, और इनकी सहायता के लिए होते थे मुफ्ती, यानी इनके सहायक। कभी कभी राज परिवार के लोग खुद ही न्यायालय में उपस्थित होते थे किसी विवाद के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने राज परिवारों को साधारण जो सार्वजनिक न्यायालय थे उनमें उपस्थिति न देते हुए इनके लिए एक अलग न्यायाधीश पैदा किया, अमीर ए दाद। अमीर ए दाद का काम था ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों को दरबार में प्रस्तुत करना जिनके खिलाफ कोई मुकदमा हो और उस पर काजी मतलब फैसला लेने में असहज महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा तत्कालीन स्रोतों से पता चलता है कि निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना करने की कोशिश की थी खिलजी ने। हाँ, शरीयत के ही अकॉर्डिंग थी। न्याय के बाद अगला है पुलिस और गुप्तचर। पुलिस का प्रधान था कोतवाल, और पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए दीवानी रियासत और दंड देने वाले अधिकारी को कहते थे शाहना, जिसको दरोगा कहते हैं। और एक नया पद था मुहत्सिब। मुहत्सिब लोगों के आचरण पे निगाह रखता था, शिष्टाचार पे। तो कोतवाल के अंडर में ही ये दोनों थे, शाहना और मुहत्सिब। शाहनाई मंडी इसी का एक दूसरा रूप था जो बाजार व्यवस्था में था, वो हम अभी आगे बात करेंगे। यही था शाहना जो व्यापारी पर भी नियंत्रण रखता थी। एक्चुअली पुलिस था, तो पुलिस तो आम नागरिक पर भी नियंत्रण रखती थी, व्यापारी पर भी नियंत्रण रखती है। और मुहत्सिब जनता के आचरण पर नियंत्रण रखता था। आचरण यानी बगावत न करे या कुछ अशोभनीय आचरण न करे, किसी को डिस्टर्ब न करे। मुहत्सिब का एक और काम था कि जो माप तौल किए जाते थे, कोई ठगी ना हो बाजार में, तराजू के बटखरे ठीक हों व्यापारियों के, उपभोक्ता संरक्षण पे निगाह रखता था। पुलिस के बाद अगली व्यवस्था थी डाक। डाक व्यवस्था भी सुदृढ़ थी। इसके लिए डाक चौकियां निर्धारित की गई थी। मुफ्ती का आशय किस विभाग से के सहायक से है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, पत्राचार, विदेश, न्याय, राजस्व।
न्याय विभाग से संबंधित सहायक था ये। आइनुल मुल्क पुस्तक इंसाए महरू से हमें किस विभाग की जानकारी मिलती है? दीवाने विजारत आरिज इंसा रसालत। देखो तुम्हारा नेटवर्क इशू है, मुझे लगता है, इसीलिए बोलने जा रहा। इसके बाद हम बात करेंगे सैनिक सुधार की। सेना अलाउद्दीन के शासनकाल में केंद्रीय भूमिका में थी। तो सैन्य सुधार इसके जो भी हुए इसके बारे में हमें जानकारी दो पुस्तकों से मिलती है। एक था तारीख ए फरिश्ता और गुलशन ए इब्राहिम। ये दोनों इस बात की ताकीद करते हैं कि अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे और इसने मंगोल मॉडल पर अपनी सैन्य व्यवस्था को डिजाइन किया। बाद में इसी मॉडल को आगे बढ़ा करके अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था। मंगोल मॉडल क्या है? तुमन की व्यवस्था। तुमन की व्यवस्था क्या है? तुमन यानी 10-10 हजार के सेना की टुकड़ी। एक तुमन में 10,000 सेना की टुकड़ी होती थी। इसमें पैदल, हाथी, घुड़सवार होते थे। इसको कहते हैं तुमन। पूरी सेना को 10,000 की टुकड़ी में बांट दिया। सेना में इन्होंने हुलिया लिखने की परंपरा शुरू की। हुलिया लिखना यानी सैनिक के अंदर कोई बॉडी मार्क हो उसको दर्ज करना। इट वॉज सिमिलर टू अभी पासपोर्ट साइज का जो आप फोटो लगाते हैं वैसा ही। तो दीवाने आरिज हुलिया लिखता था। और दाग की परंपरा शुरू की। इसको संक्षेप में दाग और चेहरा भी कहते हैं, यानी घोड़ों को दागना। दागना यानी एक ऐसे स्टैंप हुआ करते थे, इन स्टैंप पे नंबर होता था और इसको बिल्कुल गर्म करके घोड़े की पीठ पे लगा देते थे पिघलता हुआ, और घोड़े की पीठ पर छप जाता था। यहाँ पर छाप देते थे इसका नंबर, घोड़ा नंबर, दोनों को मिलाकर थी। ये इसलिए किया जाता था कि घोड़ों को ट्रेनिंग देनी पड़ती थी युद्ध की, और बहुत सारे घोड़े सूबेदार भी लाते थे, इक्तेदार भी लाते थे अपने साथ। तो राज्य घोड़ों की ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करता था, तो इस पे शाही मोहर लगाई जाती थी। अगर ये नहीं किया जाता था तो होता ऐसा था कि जो ट्रेंड घोड़े थे उसको दुश्मनों को बेच दिया जाए बड़े दाम लेकर के, और अनट्रेंड घोड़ों को सेना में शामिल कर दिया जाए, तो इससे हारने की संभावना है। तो ये पूरा का पूरा घोड़ों को जो नस्ल भी सुधारने की ट्रेनिंग दी जाती थी। विदेशी घोड़ों से क्रॉस ब्रीड करा के अच्छे घोड़ों को पैदा किया जाता था। तो ये सारा का सारा जो डिपार्टमेंट था, जो ये काम करता था, इसे कहते थे पायगाह। पायगाह एक विभाग था। तो ये तीसरा सुधार है। चौथा सुधार क्या है? कैश सैलरी। घोड़ों को नकद वेतन देने की परंपरा शुरू करने वाला पहला सुल्तान है अलाउद्दीन। ये इतना योग्य था, संजय लीला भंसाली ने तो इसको अपनी फिल्म में राक्षस दिखा दिया है। कैश सैलरी के साथ साथ सिर्फ सैलरी सेना को नहीं दी जाती थी, हथियार, सेना को ट्रेनिंग, एजुकेट भी किया जाता था, रसद, कपड़े, ये सब फ्री था। नियुक्ति और पदोन्नति ये दोनों सुल्तान खुद करता था।
पांचवा परिवर्तन किया कि सैनिकों को पहले वेतन के बदले इक्ता दिया जाता था, तो इसने इक्ता देना वेतन के बदले बंद कर दिया। किसी नंबर का घोड़ा घायल हो जाता था तो उस अगला घोड़ा जो भर्ती किया जाता था उसी नंबर का उस पे स्टैंप लगा दिया जाता था, या उसको रिकॉर्ड में रखा जाता था कि घोड़ा नंबर 712 शहीद हो गया। तो नियुक्ति, पदोन्नति, निरीक्षण, ये सब सुल्तान करता था, और इसके लिए इसने एक अधिकारी नियुक्त कर रखा था जो ये काम करेगा। सुल्तान खुद देखता था, इसकी देखभाल करता था, और जो पूरी तरह से स्क्रीनिंग परीक्षा दे करके प्रॉपर इंस्पेक्शन में नियुक्त सैनिक होते थे उन्हें कहते थे मुतर्रब। मुतर्रब निरीक्षण किए करके नियुक्त किए गए सैनिक थे। चलो देवी बना दिया है, लेकिन कैसी है फिल्म, कैसी है अभी मुझे देखना बाकी है। तो ये दो तरह के घुड़सवार थे। एक घोड़ा जिसके पास रहता था उसे कहते थे एक अस्पा। दो घोड़ा जिन सैनिकों के पास रहता था उन्हें कहते थे दो अस्पा। एक अस्पा सैनिक, दो अस्पा सैनिक। कम वेतन देकर के एक विशाल सेना खड़ी करना ये अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी विशेषता है। और इसमें इसके लिए पर्टिकुलरली, जैसे कि बर्नी कहता है, उसने मार्केट रेवोल्यूशन का सहारा लिया। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये सब पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे मुतर्रब क्या है ना, तुमन क्या है, या पायगा किसे कहते हैं। अस्पा मतलब घोड़ा फारसी में। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पायगा विभाग का कार्य घोड़े की नस्लों को सुधारना। सेना का हुलिया दीवाने आदेश दर्ज करता था। अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने का शुरुआत किया। सेना की सीधी नियुक्ति सुल्तान स्वयं करता था। मुतर्रब, मुशर्रफ नहीं, मुतर्रब उनको कहते थे कि जो ट्रेंड आर्मी होती थी, जिन सैनिकों को निरीक्षण के बाद नियुक्त किया जाता था। सेना की भर्ती दीवाने आरिस करता था, एज यूजुअल उसी को करना चाहिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक नई परंपरा शुरू की कि सेना की भर्ती वो खुद करेगा। हालांकि इसमें दीवाने आरिस उसकी हेल्प भी करता था। यही तो विशेष बात है जो है। इनमें से युग उनका चयन करें। पुलिस विभाग का प्रधान कोतवाल था। अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत शाहना और मुहत्सिब के नाम से नए पद सृजित किए। शाहना व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करता था, बरीद जनता के आचरण पर नजर रखते थे।
गुप्तचर जनता के आचरण पर नजर नहीं रखते थे, गुप्तचर जनता के षड्यंत्रों पर नजर रखते थे। तो पुलिस का काम क्या है? शांति व्यवस्था भी स्थापित करना तो काम है ना। बरीद है गुप्तचर। जो मैंने चारों बताया, चारों इसी ने शुरू किया था। मैंने शुरू में ही बताया था ना कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनको अलाउद्दीन ने ही शुरू किया है। बताया था कि नहीं बताया था? अब चूंकि इसको बहुत बड़ी सेना रखनी थी, इस सेना के लिए इसने आर्थिक सुधार की। अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान है जो अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में रख पाया। देखो, हाँ, मैं समझ सकता हूँ उसमें क्या कंफ्यूजन है। ये जो नामकरण है ना, जैसे दीवाने इंशा, ठीक है, या दीवाने आरिज, या दीवाने रियासत। दीवाने रियासत विदेश विभाग है, दीवाने आरिज सैन्य विभाग है, दीवाने इंशा पत्राचार विभाग। ये तीनों सल्तनत में किसी न किसी रूप में उपस्थित थे पहले से ही। दीवाने आरिज आपको पता होगा, पहले पढ़ा भी होगा कि बलबन ने शुरू किया, किया कि नहीं किया। दीवाने इंसा भी था, बहुत ही व्यवस्थित रूप में या बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था, लेकिन था। ये उसी तरह का है कि जैसे 1947 के पहले भी भारत था, 1947 के पहले भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश थे, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इन चार डिपार्टमेंट्स को वेल डिफाइन किया, ऑर्गेनाइज किया। अब दीवाने रसालत ये डिपार्टमेंट नहीं था, इसको क्रिएट किया। मेरी बात समझे? एक होता ऑर्गेनाइज करना, एक होता क्रिएट करना। रसालत वाज यूनिक क्रिएशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जो विदेश विभाग से संबंधित है। बट बाकी डिपार्टमेंट्स को इन्होंने सुसंगठित किया, सुगठित किया। दिस इज द डिफरेंस। ये जो नामकरण संस्कार है, ये इन्होंने ही किया है, ठीक है। आर्थिक सुधार में दो प्रकार के सुधार हैं। पहला बाजार व्यवस्था में सुधार, और दूसरा भू व्यवस्था में सुधार। ये दोनों अलग अलग सुधार हैं। बाजार व्यवस्था को ही मार्केट रेगुलेशन या मूल्य नियंत्रण कहते हैं, और बरनी की तारीख फिरोजशाही से इसका बहुत ही व्यापक डिस्क्रिप्शन मिलता है। और भी ग्रंथ हैं जैसे खजाइनुल फुतूह, फुतूह शलातीन, रेहला, खियारुल मजालिस। दीवाने रियासत व्यापारियों पर नियंत्रण, दीवाने रसालत विदेश विभाग। अब इसमें बड़ा डिबेट है कि ये जो मूल्य नियंत्रण की अलाउद्दीन की पॉलिसी है, वो पूरे राज्य में थी या सिर्फ दिल्ली में थी। मोरलैंड ने सिद्ध किया है कि ये मूल्य नियंत्रण सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित था, पूरे राज्य में नहीं सीमित था। तो बाजार की व्यवस्था करने के लिए इन्होंने निम्नलिखित विभाग और अधिकारियों की नियुक्ति की, जैसे दीवान रियासत, ये था आर्थिक अधीक्षक। शाहनाई मंडी, बाजार अधीक्षक। वरीद, वरीद को एक और नाम देते हैं मुनहियन, गुप्तचर हैं ये, और ये पत्राचार का भी काम करते हैं, पोस्टमैन की तरह। मुनहियन बेसिकली पोस्टमैन था, वरीद गुप्तचर। इन दोनों का मिला जुला दायित्व था, दोनों कभी भी गुप्तचर बन जाते थे या कभी भी पोस्टमैन बन जाते थे। नाजिर, मापतौल चेक करने वाला अधिकारी था। परवाना नवीस, ये परमिट देने का अधिकारी था। परमिट शब्द बना है परमिशन से, परमिशन यानी आदेश पत्र, परमिट यानी आदेश पत्र। मुहत्सिब, यह आचरण पर नजर रखने वाला अधिकारी है।
और कोतवाल के अंडर में तो ये सारे आते थे, लेकिन कोतवाल स्पेशली इनके लिए नहीं था। तो लेनपोल इनको बताता है, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री अलाउद्दीन को। तो ये बाजार व्यवस्था थी क्या बेसिकली? एक बाजार में इसने मूल्य फिक्स कर दिया, रेट लिस्ट, और स्टोर रूम बनाया। जो भी जरूरी सामान थे वो उपलब्ध रहेंगे, ऐसी व्यवस्था की। लगान चूंकि सबसे कैश में लिया जाता था, लेकिन दो तरह के जमीन थे, खालसा और इक्ता। खालसा भूमि से लगान को लिया गया गल्ले के रूप में, कैश में, और इनको गोदामों में रख दिया जाता था। व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करते थे, और ये गल्ला सिर्फ व्यापारी खरीद सकते थे, सभी नहीं, जिनको परमिट थी। ये रजिस्ट्रेशन व्यापारी शाहना के पास करवाते थे, शाहनाई मंडी के पास। इसके पास रेट लिस्ट होती थी, और उसी के अकॉर्डिंग सामान बेचा या खरीदा जाता था। कपड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस था, क्योंकि हर जगह नहीं होता था कपास। तो कपड़ा खरीदने के लिए व्यापारियों को पहले से ही एडवांस धन दे दिया जाता था कि वो खरीद करके स्टोर कर लें, लेकिन इनको भी फिक्स्ड प्राइस पे, जो भी राज्य निर्धारित करता था, उस पर बेचना होता था। और कैपिंग भी की गई थी कि मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में ही व्यापारी सामान ला सकते थे, ये नहीं खरीद के भर लें। कभी भी रेट चेंज तब तक नहीं होगा जब तक सुल्तान उसको अप्रूव ना करे। रेट चेंज नहीं किया जा सकता था, उसके लिए बहुत ही वैलिड रीजन देकर के कहना पड़ता था। कोई किसी वस्तु का संग्रह नहीं कर सकता था। तो खालसा से पूरा गल्ला ले लिया गया लगान के रूप में, और दोआब रीजन, चूंकि जो दो नदियों के बीच था, गंगा जमुना नदी, यूपी बिहार का इलाका, ये समृद्ध प्रदेश था, तो दोआब रीजन से आधा उपज किसानों का लगान के रूप में लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी शायद भारत का पहला सुल्तान है जिसने राशन कार्ड की प्रणाली शुरू की। अकाल पड़ा दिल्ली में, ऐसा भी हुआ, तो हर घर को दिल्ली में आधा मन अनाज अकाल के टाइम में दिया गया। तो इसका परिणाम हुआ कि सट्टेबाजी, चोर बाजारी, ये सब खत्म हो गई। दीवाने रियासत था याकूब, और इसके अधीन होते थे शाहना और बरीद। शाहना बाजार का अधीक्षक है। बाजार में जो भी डिस्प्यूट होते थे उसके लिए अलग से न्यायालय थी, उस न्यायालय को कहते थे सराय अदल। अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के लोगों को नियुक्त किया सराय अदल में, एक अलग परंपरा कायम की। 4 तरह के बाजार बनाए अलाउद्दीन ने। गल्ला बाजार, जहाँ पे खाने से संबंधित चीजें खरीदी बेची जाती थी। सराय अदल के बारे में मैंने बताया ही, ये बेसिकली बाजार था, लेकिन यहाँ पे न्याय किया जाता था। दूसरा जानवरों का, घोड़े, दासी, मवेशी का बाजार। और तीसरा जनरल मर्चेंट, सामान्य बाजार। साबुन, सरफ, तेल, कलम, कागज, ये 4 प्रकार के बाजार उन्होंने स्टैब्लिश किए। इनके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए, अलग अलग संविधान। जैसे गल्ला बाजार के लिए एक नियम बनाया जब्ता। जब्ता मैंने सभी फिक्स कर दिए गए, नेगोशिएशन नहीं हो सकता था। मुनाफाखोरों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई, और दोआब के किसानों को कहा गया कि अपना अनाज व्यापारी को बेचेंगे, घर नहीं ले जाएंगे।
बाजार की रिपोर्ट के लिए इसने 3 अधिकारी नियुक्त कर रखे थे जो प्रतिदिन रिपोर्ट देता था, और अनाज के लिए राशन कार्ड बनाए गए। ऐसा ही सराय अदल का भी नियम था, न्याय का था तो ये बाजार, और वस्तुतः इसमें विदेश से लाई गई वस्तुएं बिकती, और ये भी नियम बनाया गया कि इसमें 1 टंका से लेकर के 10,000 टंका तक मूल्य का सामान बेचा जाएगा। तो पहले अधिनियम द्वारा सराय अदल का निर्माण होता है, और बर्नी इन सामानों के मूल्य की सूची देता है, लेकिन रेशम की सूची बिना माप के देता है। एक और नियम शुरू किया गया, व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन, जो आज तक चला रहा है। सराय अदल बेसिकली मुल्तान के व्यापारियों के अधीन था। ये मुल्तान के व्यापारी विदेशी व्यापार भी करते थे, और अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को व्यापार के लिए 20 लाख टन के देने का आदेश दिया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि परमिट दिया जाता था। परमिट देने वाले अधिकारी कहते थे परवाना नवीश। परवाना नवीश परवाना नवीश को यह आदेश दिया गया कि बहुमूल्य वस्तुओं को आम आदमी को तब तक नहीं बेचा जाए जब तक कि उनके इनकम के आधार पर उन्हें परमिट ना मिल जाए। इस बात पर कोई प्रमाण तो नहीं मिले हैं कि जजिया की वजह से गुलाम बना दिया जाता था। सामान्य बाजार, ये भी दीवानी रियासत के अधीन था। ये बेसिकली जो सामान्य बाजार था, ये बनाया ही गया था सैनिक वर्ग के लिए। सेना को फिक्स कम वेतन में एक अच्छी सुविधा, जीवन सुविधा मिल सके इसलिए। तो ये तो था बाजार के सुधार। ये समझ में आ गया सभी को? राज्य का काम था मूल्य नियंत्रण और सामानों की सप्लाई, बस। राज्य का काम बाजार करवाना नहीं था। राज्य का काम बस रेट को लिमिटेड रखना था और मालों की आपूर्ति करना था, और धोखाधड़ी को रोकना था। बाजार जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अब ये नहीं कि आलू कोई बेच रहा है 100 रुपए किलो और आलू कोई बेच रहा है 10 रुपए किलो, ये नहीं चलेगा। दोनों से नेगोशिएट करके सुल्तान कहता था कि भाई 20 रुपए फिक्स करो, 20 से ज्यादा कोई नहीं बेचेगा, और कोई ठगी इत्यादि नहीं करेगा। क्या मैंने 2 लाख टन का बताया? मुल्तान क्या, मैं समझ नहीं रहा हूँ। अच्छा, 20 लाख टन के देने का आदेश दिया था। सराय अदल मुल्तानी व्यापारियों के अधीन था जो विदेशी व्यापार करते थे। तो अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को व्यापार के लिए 20 लाख टन का लोन दिया। विदेश में जाएंगे तो अपने पास पैसा रहेगा, तब तो सामान खरीद के लाएंगे। और एक रसीद सिस्टम, जो आज भी आप रसीद लेते होंगे, नहीं लेते होंगे, आई डोंट नो। सामान खरीदो तो उसका रसीद लो, ये रसीद देने का भी सिस्टम अलाउद्दीन का इजाद है, ताकि कोई सस्ते दाम में उसे खरीद करके बाहर महंगे दाम में ना बेच सके, कालाबाजारी को रोका जा सके। तो बर्नी ने पूरी जो लिस्ट दी है, दास, तासी, मवेशी, इन सब की सूची देता है। तो ये तो बाजार प्रणाली की सुधार थी। मुल्तानियों को महत्व इसलिए दिया क्योंकि मुल्तान एक व्यापारिक चौराहा है। वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि व्यापारिक चौराहा हड़प्पा काल में क्या था, सुर्ख वही था ना वहाँ पे। तो वो एक ऐसे जगह पे है, वो मुल्तान करीब है उसके सिल्क रूट के, और वहाँ चाइना से भी कनेक्टेड है, और कैस्पियन सी, यूरोप, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, हाँ, एशिया माइनर, इन सबसे कनेक्टेड है वो। और मुल्तानी बेसिकली व्यापारी कौम है। मुल्तान के लोग ही आज भी, मुल्तान में व्यापारियों का कुछ नहीं होता। जैसे भारत में मारवाड़ी हम कहते हैं ना, मारवाड़ी का मतलब ही होता है व्यापारी। कुछ जातियां हैं भारत में जो सिर्फ व्यापार के लिए ही जानी जाती हैं, जैसे जायसवाल, अग्रवाल, ये बनिया ही होते, बानिया, सिंधी। सिंध और मुल्तान दोनों आसपास में। हाँ, गुप्ता।
तो ये तो व्यापारिक उसके बाजार संबंधी सुधार हुए। इसके अलावा भूमि संबंधी सुधार भी है। और भूमि की पैमाइश कराने वाला दिल्ली सल्तनत पहला सुल्तान है। पैमाइश का मतलब क्या होता है? पैमाइश का मतलब खेत की लंबाई चौड़ाई नापना नहीं होता। पैमाइश का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई नापना तो होता ही होता है, यहाँ से मामला शुरू होता है। इस खेत की उपज, मिट्टी की उपज कितनी है, विगत 10 वर्षों में इसमें जो पैदावार हुई वो क्या क्या थी, इन पैदावारों का बाजार मूल्य क्या क्या था, और अगर ये पैदावार आने वाले समय में पिछले आगे 10 साल तक होते रहेंगे तो इनसे प्रॉफिट कितना होगा। साथ ही साथ अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, सूखा, बाढ़, इन सबका एवरेज निकालना। और एवरेज निकाल करके इनका उद्देश्य यही है कि वो उनकी पैमाइश का मतलब यही है कि लाभ कितना होगा इसमें से, सारा खर्च घटा करके। तो इससे एक एग्जैक्ट फिगर मिलता था कि पूरे राज्य में जितनी जमीन है उसे क्या लाभ मिलेगा, और भूमि की उत्पादकता पर ही आधारित था। तो भूमि से संबंधित सारा काम करने के लिए इसने एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाया, दीवान ए मुस्तखराज। मुस्त का मतलब होता है कंप्लीट, कितना, एक मुस्त, एक मुस्त, कंप्लीट। खराज का मतलब होता है टैक्स, यानी कंप्लीट अर्निंग, कंप्लीट प्रॉफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर, या जो किसानों का भू राजस्व अभी बकाया था, दीवानी मुस्तखराज उनसे कंप्लीट भू राजस्व वसूलता था, एकत्र करता था। अब यहाँ पे एक टेक्निकल लोचा ये हो गया कि कुछ पुश्तैनी लोग लगे हुए थे, मुखिया, जमींदार, बलाहार, हाँ, ये खुद मुकद्दम, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनका काम ही था कि लगान वसूल करना गांव से। हाँ, 9 बजे सभी को मैं बता दूं, यूट्यूब फ्री क्लास है पोस्ट मॉडर्न में। आज है पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट, 2 घंटे की क्लास होगी, तो सभी ने ज्वाइन करना। पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट, उसमें हम पूरा का पूरा रिवोल्ट ही बता देंगे, 1 to ऑल, जितना भी हुआ है। तो मैराथन टाइप की ही होगी, तो सभी ने ज्वाइन करना उसे। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, ये जो खुद मुकद्दम वगैरह थे ना, जिनके पास पुश्तैनी अधिकार थे लगान वसूलने के, इनसे सारे अधिकार छीन लिए, 9 से 12, 9 से 11, और इसके लिए अपने आदमी नियुक्त किए जो वसूली करे। ये खुद मुकद्दम बेसिकली थे हिंदू। इसके पीछे इसका उद्देश्य ये भी था कि हिंदू बगावत करते हैं। हाँ, दीवान मतलब डिपार्टमेंट। बनने लगता है कि इससे हिंदू की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके घरों की स्त्रियां मुसलमानों के घर में जाके काम करने लगी। तो इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में जो कर एकत्र करने वाले इनकी जगह पे अधिकारी रखे, उनका नाम रखा आमिल। जो पोस्ट क्रिएट किया दैट वाज आमिल। आमिल शब्द बना अमल से, अमल का मतलब होता है एग्जीक्यूट करने वाला। तो टैक्स कलेक्टर को कहा गया आमिल, और टैक्स एकत्र करने वाला प्रतिनिधि था गुमास्ता, जो आमिल की हेल्प करता था। तो ये तो ऑफिस से मतलब ऑफिसर थे, ये राजकीय अधिकारी थे। आमिल तो अधिकारी था, गुमास्ता इसका असिस्टेंट था। लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है टैक्स कलेक्शन वाला, क्योंकि कोई ऐसा बंदा चाहिए जो गांव के भी हिसाब किताब को जानता, किस जमीन से कितना टैक्स मिलता रहा है। तो मुकद्दम और खुद भी अलाउद्दीन ने नियुक्त किए सैलरी बेसिस पे, इनके अधिकार छीन लिए गए और सैलरी इनको दिया गया। तो मुकद्दम वो व्यक्ति है जो गांव के गणित को जानता है, और खुद वो व्यक्ति है जो परगना या जिला, इनके अफेयर्स को जानता है। हालांकि अमीर खुसरो ने खुद तो मुकद्दम को जमींदार कहा है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सर्वाधिक भू राजस्व दर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में थी 50%, इसे कहा गया खराज, इसलिए इसका नाम पड़ा डिपार्टमेंट का दीवान मुस्तखराज। और पैमाइश की तो इसने इकाई माना विश्वा, जो लैंड मेजरमेंट था उसे कहा गया मसाहत। तो मसाहत प्रणाली का श्रेय पहली बार अलाउद्दीन खिलजी को डाला। विश्वा क्या होता है, 125 मीटर स्क्वायर को एक विश्वा कहते हैं, यानी 25 गुणे 25 मीटर। इसके बाद इन्होंने कुछ नए टैक्सेस लगाए। हाउस टैक्स लगाया घरी, चारागाह पे टैक्स लगाया चरी। चरी मुसलमानों से कम लिया जाता था 5%, हिंदुओं से लिया जाता था 10%।
जजिया भी लगाया इसने, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स। मुसलमानों की संपत्ति का 40वां भाग जकात भी लगाया। खुम्स, लूट का माल जिससे राज्य को 5वां भाग मिलता था, और शेष 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। तो ये सारा का सारा जो इसका लैंड मेजरमेंट एंड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था शर्फ काइनी। शर्फ काइनी ने इस चीज को स्टैब्लिश किया, नायब वजीर। तो यहां तक बात समझ में आई। गुड। मसाहत होता है मेजरमेंट, लैंड मेजरमेंट, भूमि की नाप जोख, लंबाई चौड़ाई भूमि की। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जियाउद्दीन बर्नी हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। फतवाए जहांदारी में बर्नी ने बाजार की मूल्य सूची भी दी है। अभी हम आगे आपको बता रहे हैं विश्व का हिसाब किताब। इन तथ्यों पर विचार करें। लेनकुन ने अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्री बताया है। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से सैनिक सबसे अधिक लाभान्वित हुए। बाजारों की व्यवस्था दीवानी रियासत के अधीन थी। परवाना नवीस परमिट देने वाला अधिकारी था। माप तौल के अधिकारी को क्या कहते थे? नजीर, गुमास्ता, परवाना नवीस, शाहना। नजीर। किस विद्वान ने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रण नीति मात्र दिल्ली तक ही सीमित थी? इसामी, अमीर खुसरो, मोरलैंड, इब्न बतूता। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति की जानकारी देने वाले इतिहासकार को चिन्हित कीजिए। इशामी, अमीर खुसरो, निजामी, इब्न बतूता। हसन निजामी नहीं, हसन निजामी तो इसके पहले ही चला गया। साना मंडी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें, कूटने से सही उत्तर दें।
शाहनाई मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन करता था, शाहनाई मंडी बाजार का अधीक्षक था, शाहनाई मंडी मापतौल की जांच करता था, शाहनाई मंडी के पास बेचे जाने वाले सामानों की निर्धारित रेट लिस्ट होती थी। लगान एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? खुद मुकद्दम गुमास्ता आमिल। ये फाइनल लीडर बोर्ड है आपका। रंजनी फर्स्ट, जूही सेकंड, सपना थर्ड, कृष्णा मिली, त्रयंबक, समृद्धि, आदर्श छात्र, पूजा। शेष आदि छात्रों को विराम देते हैं। मिलते हैं 2 घंटे की मैराथन क्लास में यूट्यूब 9 बजे आज रात, और उसमें हम डिस्कस करेंगे पीजेंट एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स।